नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग सक्सेना और तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो शख्सियत में। शख्सियत एक ऐसा मंच है, आप सभी जानते हैं, जहां पर हम हर बार हर कड़ी में एक अलग शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे और आपको बताते हैं उनके सफर के बारे में। हर कड़ी में हर अलग शख्सियत से हमने आपको मिलवाया और आज की इस कड़ी में एक बार फिर से हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो जुड़ी हैं सोशल लाइफ से, यानी कि जो सोशल वर्किंग होती है उससे जुड़ी हुई हैं, सोशल वर्कर हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये काम करती हैं उन बच्चों के लिए जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, यानी असाधारण बच्चे, जिनको समाज में साधारण नहीं माना जाता लेकिन हम उन्हें असाधारण कहते हैं, यानी कि स्पास्टिक बच्चे, जो स्पास्टिक होते हैं, जिनको जो मानसिक तौर से पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी असाधारण माना जा सकता है, उस पर ये काम कर रही हैं। तारुफ करवाता हूं आपका हमारी आज की शख्सियत से। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं दीप्ति शर्मा जी। दीप्ति जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार अनुराग जी, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच के लायक समझा। दीप्ति जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मंच है ही आप जैसी शख्सियतों के लिए जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया, और सबसे अहम बात उन बच्चों के लिए जिनको समाज कहीं ना कहीं अपने बराबर नहीं मानता। तो दीप्ति जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि जो बच्चे हैं, असाधारण बच्चे हैं, इनके लिए आप काम कर रहे हैं, इस करियर की शुरुआत जो आपने की वो कैसे की? एक्चुअली बचपन से ही जो मेरा एक लाइफ का मोटो था कि मुझे सिंगिंग या डांसिंग फील्ड में जाना था और मैं कर भी रही थी उसमें, बट अचानक से परिवार में ऐसा कुछ घटा जिसके कारण मैं इस फील्ड में आ गई। एक्चुअली मेरी सिस्टर है, वो स्पेशल चाइल्ड है, डाउन सिंड्रोम, और उसको डेवलप करने में बहुत मुझे टाइम लगा। और मेरी बुआ है, वो अकेली हैं, तो मेरी फूफा के एक्सपायर होने के बाद ही वो बच्ची हुई थी, और जब जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं था तो मैंने जिम्मेदारी वो उठाई कि मुझे इस बच्ची को देखना है। और उसके साथ रहते रहते फिर मैंने देखा और भी बच्चे ऐसे हैं, और जब उसको स्कूल में एडमिशन कराने का टाइम आया, मैं उसे लेकर गई। वहाँ पर देखा और भी बच्चे उसकी तरह हैं और बहुत परेशान रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। तो सोचा कि कहीं ना कहीं अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। मैंने वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने भी सपोर्ट किया, कहती हैं आपको अगर करना है तो आप हमारा ज्वाइन करके इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो मैंने हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाना सिखाया, बच्चों को डांस की ट्रेनिंग दी, और डांस की ट्रेनिंग देने के बाद मुझे लगा अरे ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, पढ़ लिख नहीं सकते नॉर्मल लोगों की तरह, क्योंकि इनके माइंड का एक पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं डैमेज होता है। बट जब मैंने इनके साथ रहा और इनको मैंने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के साथ साथ इनके साथ मैं दिल से जुड़ गई, और इन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार के साथ मैंने जब संवारा, और जो उसको मैंने देखा, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि बच्चों ने क्या मुझे रिजल्ट दिया उनकी ट्रेनिंग का। डांस में तो वो जितना कर सकते थे अपना 100% उन्होंने दिया। डीएम भी सम्मानित कर चुके हैं इस चीज़ के लिए, और साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी भी सम्मानित कर चुके हैं हम लोगों को। इन बच्चों को डांस के लिए मैंने जब स्टेज पर परफॉर्म करवाया तो उन्होंने भी सम्मानित किया इस चीज़ के लिए कि हाँ, कहीं ना कहीं एक कोशिश हो रही है इन बच्चों को आगे ले जाने की। बहुत अच्छी बात है कि आप इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है अदिति जी कि जब इन बच्चों के साथ हम समाज में एक तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से मानसिक एक डेवलपमेंट होता है बच्चों का, इनका उतना डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उस वक्त जब आपने काम शुरू किया, जैसा आपने बताया कि आपकी जो सिस्टर हैं एक छोटी, वो भी डाउन सिंड्रोम का ही एक तरह से देखा जाए तो बच्ची है, तो उस समय जब आपने ये शुरुआत किया तो कितना तालमेल बिठाने में और किस तरीके से आपको भी परेशानी आई, क्योंकि इन बच्चों को समाज के बराबर रखना, उनको सिखाना, उनको तैयार करना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक जंग है जिसको लड़ना था आपको। तो ऐसे में तालमेल बिठाना, और उनके जो पेरेंट्स थे, क्योंकि माता पिता जब ऐसे बच्चे होते हैं तो वो अपने आप को कहीं खुद भी समाज से कटा हुआ पाते हैं, समाज के सामने वो भी सिर उठा के सोचते हैं कि हम नहीं जी सकते कि हमारे बच्चे इस तरीके से हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन माँ बाप की जो सोच है उनको बदलना कि नहीं, आपके जो बच्चे हैं वो भी ऊपर वाले की देन है और उनके अंदर भी वो खूबियां हैं। तो उन जब चीज़ों पर आपने वर्कआउट किया उन बच्चों के लिए, तो किन परेशानियों का सामना आपने किया और किस तरीके से उन चीज़ों को आप डेवलप कर पाए कि जो माँ बाप का सहयोग है वो आपको मिला?
एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो बच्चे होते हैं, अगर 50 बच्चे हमारे पास एक क्लास में हैं तो 50 एक तरह के नहीं होते, इनमें कुछ भी सिमिलरिटी एक जैसी नहीं होती किसी एक बच्चे में, सब अपने अपने में डिफरेंट होते हैं। कुछ बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, कुछ MR होते हैं, कुछ डाउन सिंड्रोम होते हैं, कुछ सीवियर कंडीशन में होते हैं, बट फिर भी और इनको देखना पड़ता है हम लोग को। और साथ साथ जो फैमिलीज़ होती हैं, मैंने अपनी फैमिली में भी बहुत सर्वाइव किया इन चीज़ों को। एक लड़की होने के नाते मैंने एक स्टेप लिया कि नहीं, मुझे बाहर निकल के ये काम करना है। वो संघर्ष चलता था और अभी भी कहीं ना कहीं वो चल ही रहा है। समाज का संघर्ष, समाज एक्सेप्ट नहीं करता इन चीज़ों को, यहाँ तक कि इनके माँ बाप ही एक्सेप्ट नहीं करते इन्हें। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके साथ भी बहुत सारी परेशानियां रहती हैं उनकी फैमिली में, क्योंकि हम लोग जब भी असेसमेंट करते हैं इन बच्चों का बैकग्राउंड भी देखते हैं कि उनकी फैमिली में पीछे से क्या प्रॉब्लम्स चल के आ रही हैं। उसके बाद इनकी माता पिता का हम लोग असेसमेंट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, एंड देन बच्चे पर आते हैं। क्योंकि किसी क्या भी आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर हो जाए, सब सोचते हैं अरे मेरा बच्चा नॉर्मल होगा, नॉर्मल ही सोचते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा होगा तो मैं उसे इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, या किसी अच्छी फील्ड में जो उनके सपने होते हैं। और जब ऐसे बच्चे आते हैं, बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं माता पिता कि अब इसे कैसे हैंडल करें, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है ये। और हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है मेरे लिए, क्योंकि स्पेशल है और गॉड का गिफ्ट है जो मेरी ज़बान में है। सो पेरेंट्स भी आते हैं, उन्हें भी यही समझाया जाता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तब समाज एक्सेप्ट करेगा। तो दीप्ति जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 9 साल से आप कंटिन्यूसली इन बच्चों के लिए वर्क कर रही हैं, उनको समाज में उनकी एक पहचान बनाने दिलाने की आप लगातार कोशिश कर रही हैं। एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है और श्री साई नैना फाउंडेशन के नाम से 9 साल से आपका फाउंडेशन काम कर रहा है इन बच्चों के लिए। लेकिन जैसे आपने पहले बताया हमें कि एक आपका भी अपना एम था, एक पैशन था सिंगिंग का, डांसिंग का, तो सडनली अपना पैशन छोड़कर इन बच्चों के लिए लगना एक अलग ही चीज़ है। क्योंकि जिस फील्ड को हम चाहते थे, उस ड्रीम को छोड़ना और फिर उन बच्चों को ये समर्पित कर देना, तो कितना बड़ा आपने कहते हैं कि कुर्बानी दी है, अपने पैशन को छोड़कर बच्चों के लिए लग गया। तो कहीं ना कहीं क्या आप मिस करती हैं अपने ड्रीम को भी, कि या फिर अपने सपनों को इन बच्चों की आंखों से जीते हुए देखती? एक्चुअली सिंगिंग और डांसिंग तो ऐसा था कि अगर कहीं छोटे थे तो नगीना का गाना बजता था, बीन बजती थी तो हमारा तो खो जाते थे और हम चले जाते थे जहाँ पर भी बज रहा हो, तो मेरे घर वाले ढूंढते रहते थे कि कहाँ गई। तो ऐसा जुनून था डांस का। एंड देन जब फैमिली में ऐसी घटना घट गई हमारे, और एक बच्चे को मैंने भी अपने घर में पाया, एक्चुअली मेरी बुआ की बेटी है ये। सो जब ट्रेनिंग देने लगे तो मतलब ऐसे अंदर से खुद का ख्याल आया कि ईश्वर ने कुछ तो करने के लिए लाइफ में भेजा है हमें। अपनी लाइफ का जब मुझे लगा कि एक एम है, मुझे मिला है, क्योंकि मुझे इनके संग काम करते हुए वो खुशी मिलती थी, वो सुकून मिलता था जो मुझे कहीं नहीं मिलता था। और आज समय ये है कि मुझे इन बच्चों के संग ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के। मैंने नॉर्मल को भी पढ़ाया है, बट मुझे उनके संग नहीं अच्छा लगता था। मुझे इनके बीच में ऐसा लगता था एक दैवीय, कहते हैं आपके पास आसपास जो वातावरण बन जाता है, बिल्कुल लगता था भगवान ने मुझे एक चुन के जन्म दिया और इसीलिए दिया है कि नहीं तुम जाओ और जो मैंने तुम्हें दिया था वो तुम इन बच्चों में दो। और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, तो जो मेरे अंदर जो खुशी होती है, मैं उन शब्दों में नहीं कह पाती उन चीज़ों को, और बस आँख में आंसू आ जाते हैं और बस खुश हो जाती हूँ कि हाँ नहीं, अभी बहुत काम करना, अभी बहुत आगे ले जाना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है इन बच्चों को, ताकि इनके पेरेंट कह सके कि नहीं ये मेरा बच्चा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, और हम भी उम्मीद करेंगे कि आप इन कोशिशों में कामयाब हों। लेकिन एक चीज़ मैं पूछूंगा कि 9 साल से आपने काम किया, और हमने जहाँ तक सुना है और जानते हैं हम भी कि आपने शुरुआत रुड़की से की। तो उस समय जब आप रुड़की में इसके लिए बच्चों के लिए काम कर रही थी, तो उस वक्त जो हालात थे, क्योंकि जहाँ तक हम भी जानते हैं कि इन बच्चों को समाज के एक तरह से देखा जाए दोयम दर्जे में इनको माना जाता है कि ये दोयम दर्जे के बच्चे हैं, ये समाज के बराबर नहीं हैं और इनको दूसरी कैटेगरी में देखा जाता है। तो उस वक्त जब आपने इसको शुरुआत की है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो शायद इन बच्चों के लिए काम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सच में वो फाउंडेशंस या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
वो सच में आपके आपके हिसाब से क्या वो न्याय कर पा रही हैं, या फिर रुड़की में जब आपने शुरुआत की थी तो उस वक्त कितनी परेशानियां रही? एक्चुअली किसी और के लिए कहना ये ठीक नहीं होगा, सब अपनी अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं हर तरह से, बट लेकिन जो मैंने देखा कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं इनके लिए गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स वगैरह नहीं होती हैं, और प्राइवेट में तो कोई देने वाला नहीं, क्योंकि जब मेंटल लेवल ही नहीं है इनका उस लायक तो कोई काम नहीं देगा। दूसरी चीज़ें जो शुरुआत तो मैंने यहाँ कानपुर से ही करी थी। एक्चुअली रुड़की में मैं बीच में ब्रेक लेके गई थी, तो वहाँ पर फिर से मैंने वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ के बच्चों को, तो वो भी मैं बीच में गई थी रुड़की में। साथ साथ करने के साथ साथ मुझे लगा कि नहीं, इन बच्चों को जब मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ दूसरे अपने लेवल से दे रहे हैं, लेकिन जो MR बच्चे हैं, जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, मैं इन्हें हैंडल कर रही हूँ। एक्चुअली इनका क्या रिजल्ट आना होता है कि अगर आप हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं हम इन बच्चों को, तो इनके अंदर रिजल्ट आना ना के बराबर होता है, गारंटेड नहीं होता है कि कहीं कोई रिजल्ट कोई दे पाएगा। बट मुझे पता नहीं क्या है, लाइफ में कहते हैं कि ना चैलेंज एक्सेप्ट करने की आदत है, कुछ भी होता है तो मुझे लगता नहीं मुझे डिफरेंट करना है कुछ, तो मैंने ये फील्ड भी इसीलिए चुनी कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं चेंज ला सकती हूँ उनमें, और मैंने इनमें चेंज लाया है 100%। मैंने देखा है कि मैंने इनको पूरा अपना एफर्ट दिया, इन्होंने नहीं पूरा 100% मुझे रिप्लाई किया, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो किया, ये बेकार नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं ये बच्चा ऐसा बच्चा हो गया अब तो बेकार, ज़िंदगी बेकार, ऐसा ज़िंदगी भर बिस्तर पे पड़ा रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप उन्हें प्यार से हैंडल कीजिए, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग मैनेज कीजिए, और सिर्फ प्यार, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्यार से उसका एक उत्साह बढ़ाइए कि नहीं मेरा बच्चा ये चीज़ कर सकता है, इतना कहना ही काफ़ी होता है। शायद आप तो सुना होगा कहीं एक जगह है, मुझे पता नहीं, नाम नहीं आता है उसका, वहाँ पर पेड़ को काटने के लिए कभी भी ऐसा नहीं करते कि कुल्हाड़ी लेके काट दिया, वहाँ जाते हैं, उसको बुरा भला जितना कह सकते हैं वहाँ कहते हैं, तारे ज़मीन पर में भी ये बात बोली गई है, और वो पेड़ कुछ दिन बाद अपने आप सूख कर टूट जाता है, गिर जाता है। तो बच्चे और हम सभी उसी तरह से हैं, आप बच्चों को भी जितना प्यार से आप उन्हें पालेंगे वो उतना ग्रो करेंगे, उतना हेल्दी ग्रो करेंगे। नॉर्मल हो या स्पेशल हो, दोनों को एक ही जैसा प्यार चाहिए। वो कह नहीं पाते हैं लेकिन वो समझते सब कुछ है। बिल्कुल बात सही है आपकी। और दर्शकों, मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में, आपके बीच, या आपका खुद का कोई बच्चा या आपके खुद की संतान अगर डाउन सिंड्रोम की शिकार है तो आप उसे समझिए, क्योंकि जब हम एक नॉर्मल इंसान के तौर पे होते हैं तो कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार हमें ज़रूरत होती है परिवार की, दोस्तों की, किसी के साथ की। और जब डाउन सिंड्रोम के एक बच्चों की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी उनको कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ मानसिक तौर से उनको समस्याएं बचपन से ही पैदाइशी उनको हैं, तो आप खुद सोचिए कि उनको कितनी ज़रूरत है आपकी। तो इस बीच में दीप्ति जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आप बहुत प्रयासरत रही, और पेरेंट्स जो हैं उनको भी बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो जब आपने इस काम को शुरू किया और धीरे धीरे आपने शुरुआत की, तो सामाजिक तौर पर, सोशल तौर पर अगर हम बात करें, या फिर जिस तरीके से अगर हम कहें गवर्नमेंट सेक्टर से, आपको क्या किसी तरीके के सपोर्ट को आपको मिला है, या आपको आराम मिला है, कोई काम ऐसा कि आपको सपोर्ट मिला हो इस फाउंडेशन के लिए? देखिए, अभी तक तो मैंने जो कुछ भी किया, शो किए या सेमिनार वगैरह किए, तो मैंने सारे अपने पास से करे, और जो लोकल हमारे यहाँ जो भी पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने हेल्प करी और करते रहते हैं जो सामाजिक लोग हैं। बट अभी गवर्नमेंट से बोले तो गवर्नमेंट से बहुत लंबा प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस में हम अभी लगेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे। ये पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वो प्रोसेस गवर्नमेंट से मुझे मिले ना मिले, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे से जो हो पाता है मैं वो करती हूँ। हाँ, देखती हूँ फ्यूचर में अगर वो प्लानिंग हो पाती है कि मैं उनसे लेके कर सकती हूँ, क्योंकि एक सपोर्ट जब आपको गवर्नमेंट से मिलता है उसका एक अलग ही रूप होता है और एक वृहद स्तर पर होता है वो, ठीक है। बट अभी मैं अपने पास से ही कर रही हूँ और कोशिश यही है कि जितना मैं अपने पास से कर सकूँ, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत अच्छी बात है दीप्ति जी, तो हम आपसे आगे भी पूछेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। तो दर्शकों, मेरे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं श्री साई नैना फाउंडेशन की दीप्ति शर्मा जी, जो डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए काम कर रही हैं, और यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम उनसे जानेंगे उनके बारे में। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का
खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड prepared by well trained chef, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने शो रूबरू में, जहां मेरे साथ आज की इस कड़ी में शख्सियत जुड़ी हुई है श्री साई नैना फाउंडेशन की दीप्ति शर्मा जी, जो उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जिनको समाज एक तरह से नकार देता है या उन्हें समाज अपने लायक नहीं समझता, लेकिन वो हैं असाधारण बच्चे, स्पेशल चाइल्ड, यानी कि मानसिक रूप से जो विकसित नहीं है लेकिन विकसित है। उनको एक मौका देती हैं दीप्ति शर्मा जी अपने फाउंडेशन के जरिए। तो दीप्ति जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जब आपसे बात की तो आपने कहा कि गवर्नमेंट से अभी तक तो कोई आपको सहायता नहीं मिली है, आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। श्री साई नैना फाउंडेशन की शुरुआत आपने की और जहां तक हमने भी आपके बारे में, आपके फाउंडेशन के बारे में जाना, आप इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही हैं। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में भी आपने अपने बच्चों को उस लेवल पर पहुंचाया है, उस तरीके से आपने उनसे काम लिया है कि उन्होंने स्पेशल मास्क तैयार किए हैं, स्पेशल मास्क को तैयार करवाया है, बहुत सारी चीज़ें आपने डेवलप करवाई हैं कि जी वो बच्चे जो हैं ताकि वो मुख्य धारा में जुड़ सके और समाज भी समझ सके कि ये बच्चे उस लायक हैं। तो उन बच्चों को उस तरीके से काम करवाना, क्राफ्टिंग करवाना एक बहुत ही कहते ना कि बहुत ही जद्दोजहद का काम है, क्योंकि जब हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए एक टिपिकल टास्क होता है तो उस टाइम पर ऐसे बच्चों से आपने काम किस तरीके से लिया और आगे आपके जो बच्चे हैं वो अभी भी किस तरीके के टास्क को कंप्लीट करते हैं? एक्चुअली जो कलर्स होते हैं ना, ये हम लोग की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। म्यूज़िक है हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हर चीज़ में म्यूज़िक है, हर जगह कलर है, आप कहीं पर भी देखिए। हम लोग ही अगर एक सादा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी देखें तो बड़ा बोरिंग फील होता है जी, बट उसके साथ साथ जब हम लोग कलर टीवी देखते हैं और उसमें हर रंग अलग दिखता है, एक अलग सी खुशी आती है कलर्स को देखकर। सेम थिंग इन बच्चों के संगे जो रंग होते हैं ना, ये रंग इन्हें उत्साहित करते हैं। म्यूज़िक है, म्यूज़िक भी इनके लिए एक थेरेपी का काम करता है और उसी के साथ साथ इन बच्चों को आगे बढ़ाते, क्योंकि जिस चीज़ से ये अट्रैक्ट होते हैं, खेल खेल में होते हैं, कलर्स के थ्रू होते हैं या म्यूज़िक के थ्रू होते हैं, बस इन्हें एक पॉजिटिव वे देने की कोशिश होती है। कोरोना काल में बच्चों को एक साथ तो नहीं कर सकते थे एक जगह पर कहीं, फैमिली से बात करी, पेरेंट्स मोस्टली सपोर्ट नहीं करते हैं और ईश्वर का शुक्र है कि जो मेरे पास पेरेंट्स हैं वो समझदार हैं और इन चीज़ों को समझते हैं और सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं जितना उनसे हो पाता है। तो रही मास्क बनाने की बात, तो मैंने मास्क बनाने के लिए कपड़ा घर पर प्रोवाइड कराया और उन लोगों ने वहाँ से, मैंने आपको शायद दिया भी है उसका डिटेल्स वगैरह, तो उन्होंने वहाँ से बनाते हुए मशीन चला। बच्चे मशीन चलाने में बड़ा खुश, क्योंकि उन्हें एक नई चीज़ मिली, टास्क मिला चलाने के लिए, और इससे क्या होता है ना, उनकी एक्सरसाइज भी होती है, मेंटली भी फिजिकल भी, मशीन चलाने से। कुछ भी वो एक्टिविटी करते हैं, सुई में धागा डालना है, इनका फाइन मोटर एक्टिविटी होता है, बॉल फेंकना ग्रॉस मोटर एक्टिविटी होता है। तो इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी भाषा ही अलग है, और क्योंकि इनकी पूरी पढ़ाई ही इन बच्चों की अलग है, उसके थ्रू हम लोग इनके अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। और बच्चे जब कर रहे थे, एक्चुअली सभी बच्चों को पसंद नहीं होता, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद है और किसी को पेंटिंग पसंद है, लेकिन कुछ बच्चों को जब लगता कि मुझे नया टास्क मिला, मुझे करना, उन्होंने करा और करके मुझे भेजा, और उनके चेहरे की जो खुशी होती कि नहीं मैंने आज ये किया, मैं मतलब इतना ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं वो कुछ भी एक छोटा सा काम करके, और मुझे अच्छा लगता है, मैं उन्हें ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जब कि नहीं आपने ये किया, आप ये कर सकते हो, आप और कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो मास्क जो है बनवा के इनको सेल मार्केट में सेल करा गया, और जो भी इनके पैसे हैं, जो लागत आती है अपना बच्चों के पास जो भी है जाता है,
आगे भी फ्यूचर में भी हम ये सब चीज़ें करा रहे हैं। सो कराने का मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे अपने आप को किसी से कम ना समझें, बल्कि कम क्या कहें, ये नॉर्मल से सुपीरियर ही होते हैं और बहुत बहुत प्यारे होते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सुपीरियर होते हैं, क्योंकि इसीलिए इनके स्पेशल चाइल्ड भी कहा जाता है। इसीलिए स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगा कि जब आपने कहा कि एक तरह से ग्रॉस एक्सरसाइज होती है जी। और बाकी एक्सरसाइजेस की आपने बात की कि टास्क कंप्लीट करते करते ये अपनी एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हैं जी। और आपने ये भी मेंशन किया कि बच्चों के अलग अपने हुनर हैं, उनके शौक हैं, वो हॉबीज हैं, उनको करना चाहते हैं। तो अभी तक जिस तरह से मैं जानता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल कोई मंच होता नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी तरीके के हम कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, टेलीविजन पे भी देखते हैं, तो वहाँ भी हम नहीं देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं कि केवल नॉर्मल लोगों के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों को एक मंच प्रदान करने के लिए किस तरीके से आप काम कर रही हैं, या फिर आपको कैसे समाज का सहयोग मिल रहा है, मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, दोनों बातें हैं। क्योंकि कई बार होता है कि सहयोग मिलता भी है और कई बार ये भी है कि सहयोग नहीं भी मिलता है। तो ऐसे में आप तालमेल कैसे बिठाती हैं और इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और इनके बारे में दुनिया को बताने के लिए किस तरीके से प्रोग्राम्स आप डिज़ाइन करते हैं? एक्चुअली मेन होता क्या है, आजकल शोबाजी की दुनिया है, तो फैशन शो है और एक्सपोज है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा चलन है। जो ये मैं काम कर रही हूँ ना, इसके लिए जल्दी कोई हाथ रखने को तैयार नहीं होता। अरे बेकार का काम है, इसमें हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा, मोस्टली लोगों का सोचना ये होता है। लेकिन मुझे यही धारणा बदलनी है। रही बात इन्हें स्टेज देने की, मैंने एनजीओ इसीलिए शुरू करा कि कहीं पर भी कोई स्टेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है इन्हें, इनकी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए। मेरे एनजीओ शुरू करने का मेन उद्देश्य यही था। देखिए, स्किल डेवलपमेंट और इनकी ट्रेनिंग सेंटर तो बहुत सारे हैं कानपुर में, पूरे इंडिया में है, बहुत है। बट कानपुर में अभी तक ऐसा कोई भी स्टेज इन्हें नहीं मिला है जिस पर ये जाकर फ्री होकर अपनी प्रतिभा का मंचन कर सकें। इनफैक्ट आप जो टीवी चैनल्स आते हैं उनमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जाता ज़रूर है, अप्रिशिएट जरूर होता है वहाँ पर जाकर, लेकिन आप ये सोचें कि वहाँ से उसका करियर डेवलप हो रहा है, वो नहीं हो रहा। और यही धारणा तोड़नी है। इनके लिए एक अलग दुनिया मुझे बनानी है, मुझे उस दुनिया को बराबर तालमेल रखते हुए चलना है हमारी नॉर्मल दुनिया से, बट फिर भी इनके लिए एक अलग दुनिया बनानी है जहाँ पर ये खुद को प्रूव कर सकें और प्रूव करने के साथ साथ खुश रह सकें। इनकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत ज़रूरी है, आत्मनिर्भरता इनको देना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों की जो मानसिकता है जी, कि प्रॉफिट और लॉस पहले देखते हैं हर एक चीज़ में जी। ऐसे में जैसे समाज में एनजीओज हैं, बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से ये भी देखते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट उसमें है। जब आप इन बच्चों से कोई काम लेते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने मास्क का टास्क इनको दिया, उसके बाद मार्केट में सेल हुए, तो उस वक्त जब आप इस तरीके के सेलिंग करती हैं या किसी तरीके की आपका कोई त्यौहार या कोई चीज़ें आती हैं, तो बच्चे जब बनाते हैं उनको मार्केट में सेल करने में, और उसके बाद क्योंकि जब सेल जहाँ जो बायर्स होते हैं वो ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि डिज़ाइन किसने किया है, कहाँ से डिज़ाइन हुआ है, क्योंकि आदमी आजकल ब्रांडिंग की बात ज़्यादा करता है। तो उस टाइम पे जब ब्रांडिंग की बात आती है तो वहाँ पर आपको कितना फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स की? बड़े इजी स्मूथली हो जाता है, मतलब जो बच्चों ने बनाया वो बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं एक तरह से ह्यूमैनिटी को देखते हुए, या फिर उस तरीके से कि हाँ उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं? और दूसरी बात ये कि जब आप उन बच्चों को जब शेयरिंग करते हैं तो उन बच्चों का रिएक्शन कैसा होता है, उनके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा होता है, कि ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि चैनल के ज़रिए बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हों जो अभी तक अपने बच्चों को कमतर आंक रहे हों, तो शायद उन तक ये मैसेज पहुँचे। एक्चुअली जिस स्तर पे मुझे काम करना चाहिए अभी वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ। अभी मेरे लिए ये शुरुआत है कि स्ट्रगल बहुत लंबा हो चुका है, और कोरोना काल होने के कारण ये 6 महीने और लेट हो गया ये सारी चीज़ें। साथ ही बच्चों को जो सामान बच्चे बनाते हैं इन्हें सेल करने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली होता क्या है, हम ही अगर मार्केट जाएंगे, हम जितना पैसा डालेंगे तो हमारे साथ ये कि नहीं मैं जितना पैसा डाल रही हूँ मेरा पैसा वसूल होना चाहिए, उसमें चीज़ अच्छी हो, टिकाऊ हो, मेरे मन की हो, सस्ती हो, और उसके साथ साथ इजीली अवेलेबल हो और नया लेटेस्ट हो। ये सारी चीज़ें साथ में रहती हैं। और बच्चे हैं बिल्कुल क्लियर चीज़ें नहीं बना सकते, जो फैक्ट है। कोई धागा पिरो सकता है,
कोई मोती डाल सकता है उसमें, कोई चीज़ स्टिक कर सकता है, कोई स्टेपलर लगा सकता है। फिनिशिंग हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को ही करनी पड़ती है ताकि उसे बाज़ार में सेल किया जा सके। बट फिर भी अगर बच्चा कोई काम कर रहा है, मैंने जैसे आपसे पहले भी ये चीज़ मेंशन करी कि ये बच्चे बेकार नहीं हैं, स्टेपल कर रहे हैं तो इनके प्रेशर पॉइंट दब रहे हैं, वो भी इनकी एक्सरसाइज हो गई। जो भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं इनकी एक्सरसाइज भी साथ में चलती जाती है उसके साथ साथ, और ये सीखते भी जाते हैं। चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड फील्ड हो, नॉन फायर कुकिंग मैंने कराया था, और चाहे आपकी क्राफ्ट एंड ड्राइंग से और डांस से रिलेटेड फील्ड हो। तो सेल करने में दिक्कत तो आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिनिशिंग वो पूरी नहीं आ पाती है और लोगों को इंसिस्ट करना पड़ता है कि नहीं आप लीजिए, इन बच्चों ने ये किया, ये बहुत बड़ी बात है। कोशिश मेरी यही है कि वहाँ तक इस स्तर को ले जाएं कि लोगों से हमें कहना ना पड़े आप लीजिए, और दया करके तो कतई ना ले कोई कि अरे बेचारे ऐसे बच्चे हैं तो लाओ ले ले, नहीं, आप उन्हें सीधे लीजिए, उनकी जो प्रतिभा है उसको पहचानते हुए आप लीजिए। आप बिल्कुल उन्हें, वो कम नहीं है किसी से, बहुत काबिल है बच्चे हमारे। और दीप्ति जी, बच्चे काबिल हैं, आप कोशिश तो कर रही हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पर ये पूछूंगा कि जो आपका फाउंडेशन है वो किस हद तक आगे अब क्या प्लान कर रहा है इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए? जो 9 साल से आप लगातार कोशिश कर रही हैं, उन 9 सालों में और अब जो समय है उसमें आपने कितना डिफरेंस देखा, और आगे अब क्या फ्यूचर प्लान है इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए? देखिए, शुरुआत तो बहुत बहुत छोटे स्तर से मैंने करी थी कि कहने में भी किसी से कुछ डर लगता था कि अरे ये कह रहे, थोड़ा सा संकोच लगता था। धीरे धीरे चीज़ें एक्सेप्ट करी मैंने इन बच्चों को, मैं भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी कि ऐसे बच्चे क्यों होते हैं। एक्सेप्ट करते करते यहाँ तक बात पहुँच गई कि नहीं, अब ये पूरा मुझे करना ही करना है। और अभी लॉकडाउन के पहले मैंने जगह ली भी थी एक सेंटर डेवलप करने के लिए, वहाँ पर प्रॉपर इन बच्चों के लिए एक छोटा सा कैफ़े में चला सकूँ, प्रॉपर इन्हें ट्रेनिंग दे सकूँ स्किल डेवलपमेंट की। और कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे रिसाइकलिंग का, जो भी चीज़ें होती हैं, मैं क्योंकि पर्यावरण से भी जुड़ी हुई हूँ, पर्यावरण के मंच से, तो ऐसी चीज़ें बनाना चाहती हूँ जो पर्यावरण को भी नुकसान ना करें और ये बच्चे भी सीखें और वो मार्केट के लिए भी हम लोग इजीली अवेलेबल करा सकें। तो एक सेंटर, या ये कह दीजिए वोकेशनल सेंटर में शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ पर ये बच्चे आए, ट्रेनिंग लें और जो भी चीज़ें बनाएं उसका इनके पास सीधे इनकी पॉकेट में पैसा जाए। फाइनेंशियली भी इन्हें किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ का जिम्मा ये खुद उठा सकें, सिर्फ इतना काफ़ी है इनके लिए। मतलब बहुत